स्टार्ट करेंगे बच्चों। नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड में हर एक स्कीम की अपनी खुद की एक नेट एसेट वैल्यू रहती है। मान लो आपको खरीदना है, उसकी एक यूनिट खरीदनी है, एक खरीदनी है, 10 खरीदनी, 20 खरीदनी, 30 खरीदनी, आपके ऊपर है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि पूरी की पूरी नेट एसेट वैल्यू कितनी है, 2 लाख है, 200 लाख है, ठीक है। आपको पर यूनिट खरीदनी है तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, एक यूनिट की एनएवी। तो एनएवी होती क्या है, पूरी स्कीम की होती है। वापस, एनएवी क्या होती है, पूरी स्कीम की एक एनएवी होती है। हमें अगर उसका पर यूनिट कैलकुलेट करना है, अगर हमें उसी पर यूनिट कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, नेट एसेट ऑफ द स्कीम जितना भी उसका है और डिवाइडेड बाय क्या, नंबर ऑफ यूनिट आउटस्टैंडिंग। एकदम ही सिंपल लैंग्वेज में जाओ तो एसेट माइनस लाइबिलिटी और फिर क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है, आउटस्टैंडिंग। अब एसेट में क्या क्या जोड़ेंगे और क्या क्या लाइबिलिटी में लेस करेंगे, तो ये पूरी लिस्ट दे रखी थी, ये अपन पढ़ चुके थे, ठीक है। और ये नेगेटिव। चलिए, ये कट ऑफ टाइमलाइन है, इसे मैं बताऊंगी। अभी रुक जाओ। फिर हमने एक्सपेंस रेशियो पढ़ा। एक्सपेंस रेशियो की बस हमने थ्योरी पढ़ी, थ्योरी बड़ी, प्रैक्टिकल नहीं पढ़ा। एक्सपेंस रेशियो की थ्योरी में हमने क्या पढ़ा कि रेशियो में, एक्सपेंस रेशियो में क्या होता है, सारे के सारे क्या आते हैं, खर्चे आते हैं, सारे के सारे क्या आते हैं, खर्चे। तो ये पूरी खर्चों की लिस्ट थी। फिर इसके बाद हमने 2 प्रैक्टिकल देखे थे अपनी लास्ट क्लास में, तीसरा छोड़ दिया था। तीसरा वो एक्सपेंस रेशियो पे बेस्ड है, जो उन्होंने बस थ्योरी दी है, प्रैक्टिकल दिया नहीं है तुम्हारी बुक में, ठीक है। तो ये उसी पे बेस्ड है, पहले समझाऊंगी फिर करवाऊंगी। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, होल्डिंग पीरियड रिटर्न। ये होल्डिंग पीरियड रिटर्न क्या है कि आपने इस शेयर्स को, इस यूनिट को कितने टाइम तक होल्ड किया और उस होल्डिंग पीरियड में आने वाला रिटर्न। तो क्या क्या हमने किया था, इन्होंने बोला इनकम। तो इनकम के एग्जाम्पल में डिविडेंड, ये इनकम किसी भी फॉर्म में हो सकती है। जैसे कल हमने एक आध क्वेश्चन किया था, वो इनकम में कैपिटल गेन था, तो इनकम भी तो थी, ठीक है। चले, तो नेट, यहाँ पे नेट एसेट वैल्यू एट प्रेजेंट लिखा है और एट परचेज लिखा है। तो अगर मैंने आपको एनएवी 0 सिखाया है और एनएवी 1 सिखाया है, 0 किसके लिए होगा, ओल्ड के लिए, ठीक है, जब आपने खरीदा। 1 किसके लिए रहेगा, परचेज के लिए, ठीक है। फिर इसे परसेंटेज के टर्म पे कैलकुलेट किया जाता है। इवैल्यूएशन ये भी पढ़ लो, आ जाओ, ये थ्योरी रह गई है ना, ये इसी का ही है, प्रैक्टिकल की थ्योरी है। इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ द म्यूचुअल फंड, हेडिंग से ये समझो क्या बोल रहा है। हम कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड की स्कीम में पैसा तो लगता है, इवैल्यूएट करेंगे ना कि कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी और कितनी बुरी परफॉर्मेंस है। व्हाइल लुकिंग एट अ म्यूचुअल फंड स्कीम परफॉर्मेंस, वन मस्ट नॉट टू लेट बाय द स्कीम रिटर्न इन द आइसोलेशन। जब भी हम क्या करते हैं, किसी की परफॉर्मेंस देखते हैं, क्या परफॉर्मेंस बच्चा आइसोलेटेड देखते हैं क्या, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोलेशन, सिंगल, एक बार की परफॉर्मेंस को नहीं देखा जाता है, ठीक है। बहुत सारे डेटा को एक साथ इकट्ठा करके किसी एक डेटा को कंसीडर किया नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने टेस्ट दिया, आपने बस एक टेस्ट दिया और उस टेस्ट में आपके खराब नंबर है या फिर उस टेस्ट में आपके बहुत अच्छे नंबर है, तो उससे मैं कंक्लूजन भी नहीं आऊंगी कि हाँ हाँ आप बहुत मेहनत करते हो, नहीं। कुछ 4 5 10 टेस्ट हो जाएंगे, उससे कंक्लूजन बनाएंगे कि आप मेहनत कर रहे हो या फिर मेहनत नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुक्के नाम की भी चीज होती है, तुक्के में पास भी हो सकते हो, तुक्के में फेल भी हो सकते हैं। तो सेम यहाँ पे भी वो यही कह रहे हैं कि भाई कोई भी म्यूचुअल फंड की स्कीम की अगर आपको परफॉर्मेंस देखनी है तो वो कभी भी उस स्कीम को आइसोलेटेड नहीं देखा जाता, आइसोलेशन नहीं किया जाता है, ठीक है। अ स्कीम में हैव जनरेटेड 10% ऑफ द एनुअलाइज्ड रिटर्न इज द लास्ट कपल ऑफ द ईयर। हम क्या कह रहे हैं, लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में अगर आपने 10% तक का भी अगर बिजनेस कर लिया है तो हम मान लेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है। But then even the market index would have gone up the similar way of during the same period. Underperformance of the falling market when NAV of the scheme fall more than, उन्होंने बोला हमने एक बेंचमार्क सेट कर रखा है। बेंचमार्क क्या होता है, एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है। उस स्टैंडर्ड को क्रॉस करोगे तो आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, उस स्टैंडर्ड क्रॉस नहीं करोगे तो आप क्या कर रहे हो, बुरा परफॉर्म कर रहे हो, तो फॉल कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप फॉल हो रहे हो तो ऑब्वियसली इट इज द टाइम व्हेन वन मस्ट रिव्यू हिज और हर इन्वेस्टमेंट। अगर उस बेंचमार्क को आप नहीं टच कर रहे हो, उससे फॉल कर रहे हो, उससे गिर रहे हो, दैट मीन्स जरूरी है परफॉर्मेंस इवेल्युएट करना। तो कुछ नहीं, यहाँ पे वही घिसी पिटी बातें बोल रहे हैं कि परफॉर्मेंस देखते रहना चाहिए। लग रहा है कि परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो फिर से रिव्यू करो, देखो, आइडेंटिफाई करो क्या दिक्कत है। तो ये बस एक जनरल थ्योरी, ठीक। चलिए, तो इन शॉर्ट टोटल कितने प्रैक्टिकल है आपके सिलेबस में, पक्का 3, जिसमें से 2 अच्छे से याद है, बोल सकती हूँ फॉर्मूला। टोटल कितने फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, 3। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करा, एनएवी। फिर क्या सीखा, होल्डिंग पीरियड रिटर्न। देन थर्ड चीज आज जो हम सीखेंगे और समझेंगे, चलो समझते हैं, ठीक है। आपको हेडिंग में क्या दिख रहा है, फ्रंट एंड और क्या दिख रहा है, बैक एंड लोड। 2 चीजें काफी कुछ समझ चुके हो।
अब तीसरी चीज आज सिखा रही हूँ, ठीक है। क्या लिखा है, फ्रंट एंड और क्या लिखा है, बैक एंड लोड, एक्सप्रेशन रेशियो, सॉरी एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो क्या था, मीनिंग बताओ थियोरिटिकली, एक्सपेंस रेशियो क्या था। हाँ, मैं अगर कुछ भी खरीद रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं यूनिट खरीद रही हूँ, मैं एनएवी खरीद रही हूँ। जब मैं एनएवी खरीद रही हूँ तो ऑब्वियसली खरीदते वक्त कुछ खर्चा होगा, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो क्या कह रही है कि भैया मैं भी तो एक्सपर्ट एडवाइस दे रही हूँ ना, मैं इधर इधर पैसा लगा रही हूँ, या फिर जो भी जो हमने वो लिस्ट पढ़ी थी वो खर्चा होता है। तो जब हमने कुछ भी खरीदा, जब भी हमने कोई यूनिट खरीदी तो उस पे लगने वाला खर्चा, जब हमने यूनिट बेची तो उस पे लगने वाला खर्चा, ठीक है। तो एक्सपेंस रेशियो मतलब टोटल कुछ नहीं खर्चा होता है। एक्सपेंस रेशियो का यहाँ पे उन्होंने फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। तो पहले आ जाओ थ्योरी समझेंगे। यहाँ पे कुछ टेक्निकल नेम है, देखो अच्छी बात ये है कि आपके एग्जाम में घिसे पिटे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता है। लेकिन अगर आपको उसके टेक्निकल नाम पता होगा, टेक्निकल जो चीजें पता रहेंगी, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से इंटरप्रेट कर सकते हो। टेक्निकल जो वर्ड आएगा वो आएगा फ्रंट एंड लोड। टेक्निकल जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा, फ्रंट एंड लोड। व्हाट डू मीन बाय फ्रंट एंड लोड। फ्रंट एंड लोड एक तरीके का कमीशन होता है, सेल होता है, चार्ज। एक पहले मीनिंग ये समझा रही हूँ, ठीक है। फ्रंट एंड लोड मतलब क्या होता है, फ्रंट एंड लोड इज द वन टाइम फिक्स फीस। वापस, फ्रंट एंड लोड क्या होता है, ये एक टाइम की क्या होती है, फीस होती है, विच इज पेड बाय इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन, जो इस म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीद रहा है। वापस, फ्रंट एंड लोड एक तरीके की फीस होती है, एक तरीके की फिक्स फीस होती है, जब हम कोई भी यूनिट खरीदते हैं तो उस टाइम पर दिया जाता है, ठीक है। इन्वेस्टर वाइल ही बाय इनटू स्कीम। फ्रंट एंड लोन कैन बी कैलकुलेट, उसका एक फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का। नेक्स्ट, बैक एंड लोड क्या होता है, बैक एंड लोड एक फिक्स फीस होती है, लेकिन ये भी एक खर्चा कब होता है, रिडीम करते वक्त, रिडम्पशन करते वक्त। रिडम्पशन मतलब क्या है, बेचना। सिंपल भाषा में बोलूँ तो मैं शेयर खरीद रही हूँ या फिर मैं शेयर बेच रही हूँ। थोड़ा सा टेक्निकल बोलूँ तो मैं शेयर को सब्सक्राइब कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, सब्सक्राइब कर रही हूँ, या फिर मैं क्या कर रही हूँ, रिडीम कर रही हूँ, ये होता है, ठीक है। तो बैक एंड लोन मतलब एक फिक्स फीस होती है जो रिडम्पशन के टाइम पे होता है, पेड ओनली एट द टाइम ऑफ द रिडीमिंग या फिर सेलिंग यूनिट, दिस इज कॉल्ड दी, ठीक है, दिस इज कैलकुलेट, ये फॉर्मूला दे रखा है। तो कुछ नहीं, बैक एंड लोड तो एक होता है और एक क्या होता है बच्चा, फ्रंट एंड लोड। फ्रंट एंड लोड मतलब कि खरीदते वक्त जो पैसा लगेगा, बैक एंड लोड मतलब क्या बताया मैंने, बेचते वक्त जो पैसा लगेगा। एकदम सिंपल लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज समझ में आया। चलो, अब यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएंगे। मैंने अभी आपको क्या बताया, फ्रंट एंड लोड का मतलब क्या बताया, फ्रंट एंड लोड, फ्रंट मतलब स्टार्टिंग, बैक एंड मतलब क्या, बाद में, एंड में, ठीक है। तो फ्रंट मतलब खरीदते वक्त, इससे याद रखना, और बैक एंड मतलब क्या, बेचते वक्त। अब ऊपर मैंने फ्रंट एंड के ऊपर क्या लिखा है, नहीं दिख रहा, 2 मिनट। हाँ, फ्रंट एंड के ऊपर आपको क्या दिख रहा है, परचेज प्राइस, या फिर क्या लिखा है, पब्लिक ऑफर प्राइस। देखो अलग अलग टर्म से बोला जाएगा, या फिर लिखा होगा सब्सक्राइब करते वक्त। अगर सब्सक्राइब करते वक्त की प्राइस है, मतलब कि मैं उसे खरीद रही हूँ, सब्सक्राइब करने की प्राइस, या फिर परचेज प्राइस है, या फिर इनिशियल प्राइस है, या फिर क्या लिखा है, परचेज प्राइस। परचेज प्राइस लिखा है तो सिंपल ही हो गया। बैक एंड लोड में क्या लिखा है मैंने, सेल प्राइस बोलो या फिर क्या बोलो, रिडम्पशन प्राइस, ठीक है। तो इससे इससे कनेक्शन बस आपको याद रखना है। चलिए, जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करते वक्त ये फॉर्मूला होता है। यहाँ क्या लिखा है, पब्लिक ऑफर, या फिर मैं क्या बोलूँ, पब्लिक ऑफर प्राइस बोलूँ, या फिर मैं क्या बोलूँ, परचेज प्राइस। देखो मैं ये अलग अलग टर्म इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमा फिरा कर देंगे, तो अलग अलग टर्म यूज करेंगे, तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर मैं बोलूंगी कि पब्लिक ऑफर प्राइस है, मतलब ये परचेज प्राइस की बात करें, ठीक है, या फिर मैं बोलूंगी ये सब्सक्राइब प्राइस है, या फिर मैं बोलूंगी ये आईपीओ की प्राइस है, तो इसका मतलब क्या है, ये सब किसकी बात कर रहे हैं, परचेजिंग प्राइस की भाई बात करें। रिडम्पशन प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस लिखा होगा, ठीक। चलिए, अब होता क्या है, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपके सिलेबस में आपकी बुक में लिखा नहीं है, लेकिन हाँ एक एग्जाम्पल बस उन्होंने दे रखा है, उससे तुम्हारा इंस्टीट्यूट बस हिंट कर रहा है कि भैया मैं एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको मॉड्यूल में एक क्वेश्चन तो दिया था, ठीक है। तो चलो, और थ्योरी भी बताई थी, थ्योरी बताई थी एक्सपेंस रेशियो की, लेकिन क्या डिटेल बताई नहीं। आ जाओ, तो एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, इन्होंने कहा एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, एक्सपेंस डिवाइडेड बाय एवरेज। अब ये किसकी एवरेजिंग की बात कर रहा है, ये एनएवी की एवरेजिंग की बात कर रहा है। अब बचपन से ना एवरेज कैलकुलेट करना सीखा है, कैसे एवरेज कैलकुलेट करते हैं, एनएवी, एनएवी 1, एनएवी 0 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज यही होता है ना, ठीक है, बचपन से जब पढ़ रहे हो मैथ्स, ठीक है। नॉर्मल एवरेजिंग कैसे कैलकुलेट की जाती है, इन्होंने कहा कि आपके
एक्सपेंस रेशियो में क्वेश्चंस बहुत कम ही आते हैं, लेकिन अगर आते हैं तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक्सपेंस रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? आपको क्वेश्चन में एक्सपेंस दिया होगा और एनएवीज दे रखी होगी, तो आपको सबसे पहले एनएवीज का क्या करना है? एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकाला जाता है? एनएवी 1 और एनएवी 0 डिवाइडेड बाय 2, इससे आपका एवरेज आ जाएगा। एवरेज लिखना डिवाइडेड बाय और मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि ये सारी कैलकुलेशन 100 से रिलेटेड होती है। तो एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट है परचेज प्राइस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इंपॉर्टेंट है परचेज प्राइस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अभी आपको पहले थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझ में आया परचेज प्राइस क्या होता है। जब भी मैं एनएवी खरीदूंगी, जब भी मैं कोई यूनिट खरीदूंगी, तो उस पर लगने वाला खर्चा, दैट वाज फ्रंट एंड। जब भी मैं बेचूंगी उस पर लगने वाला खर्चा, दैट वाज बैक एंड। बात समझ में आ रही है? चलो अब सीधे से पहले फॉर्मूला देखो, यहाँ पे नेट एसेट वैल्यू लिखा है। क्या एनएवी 1 लिखा है या एनएवी 0 लिखा है? नहीं। अगर एनएवी 1 और एनएवी 0 नहीं लिखा है, मतलब क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं कि वो 1 और 0 का बाइफर्केशन देते नहीं है, एक ही एनएवी दिया जाता है। ठीक है, अब 1 माइनस क्या बोल रखा है? फ्रंट एंड लोड। 1 माइनस क्या हो है? फ्रंट एंड लोड। वापस फॉर्मूला क्या है? एनएवी डिवाइडेड बाय 1 माइनस क्या कर रखा है? फ्रंट एंड लोड। नेक्स्ट फॉर्मूला देखो क्या लिखा है, रिडम्पशन के टाइम पे जो होगा एनएवी 1 प्लस बैक एंड लोड। ठीक है, दोनों मुझे डिफरेंस बताओ, डिफरेंस क्या है? ऊपर क्या हो रहा है? फ्रंट एंड माइनस हो रहा है और नीचे क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। ठीक है, या तो इसे एज इट इज रट लो, ठीक है, रट लो तो ज्यादा अच्छा है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये फॉर्मूला बना क्यों, लॉजिक, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज लॉजिक बता रही हूँ। अगर समझ में आता है तो वेरी गुड, अगर समझ में नहीं आता तो इस चीज का लोड मत लेना, फॉर्मूला घिसा पिटा है, बस याद कर लो। लॉजिक ये है, खुद आप सोचो, मैं एक यूनिट खरीदने जा रही हूँ, मैं एक यूनिट खरीदने जा रही हूँ, ठीक है, तो उन्होंने बोला भैया यूनिट की प्राइस 18 रुपए मान लो। तो अब खरीदने का भी पैसा लगेगा, खरीदने का पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? उन्होंने बोला खरीदने का पैसा लगेगा। ठीक है, जो भी फ्रंट एंड लोड, जो भी बैक एंड लोड, जो भी खर्चा होगा ये परसेंटेज के टर्म पे बताते हैं। उन्होंने बोला भैया 2% खर्चा और लगेगा, तो मुझे पैसे देने हैं ना, अगर मुझे कुछ खरीदना है तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे। तो मुझे क्या देना है? 18 रुपए भी देना है और साथ में क्या देना है? 2% भी देना है। इसी की प्राइस में 2% कैलकुलेट कर कर मैं उनको ये पैसे दे दूंगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो पैसे देना है, पैसे देना है। ठीक है, अब थोड़ा सा रिडम्पशन के टाइम पे सोचो, मेरे पास शेयर्स रखे हैं, मेरे पास यूनिट रखे, मुझे बेचना है, तो बेचना है तो क्या है? मुझे पैसे मिलेंगे, मुझे पैसे मिलेंगे तो वो पैसे मुझे देंगे, यही होगा। वापस वापस, जब मैंने खरीदा तो मेरे पास से ये 18 रुपए भी जाएंगे और ये 2% भी जाएंगे। अब वो कह रहे कि भैया मार्केट में इस यूनिट की प्राइस बढ़ गई तो 25 रुपए में बिक रहा है, तो मुझे वो क्या देंगे? 25 रुपए देंगे और मुझसे यूनिट खरीदेंगे, और ये कहेंगे कि भाई ये भी तो हम आपका काम करा रहे, इस काम का भी मैं क्या करूंगा? खर्चा लूंगा। तो इस खर्चे में से मैं 2% क्या कर रहा हूं? अपनी फीस ले रहा हूं, लेस करो। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? जब मैंने क्या किया? खरीदा। जब मैंने खरीदा तो मैंने अपना खर्चा क्या किया? ऐड किया। जब मैंने खरीदा तो मैंने अपना खर्चा क्या किया? ऐड किया। जब मैंने बेचा तो वो मुझे पैसे देंगे ना, तो वो पैसे वहीं से काट कर देंगे ना। वो कहेंगे 25 रुपए का आपका ये शेयर होता है, ये यूनिट होता है, लेकिन 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 इसमें 2% मेरी फीस लेके मैं काट कर दूंगा। तो जब हम खरीदते तो क्या होता है? ऐड होता है। जब हम खरीदते तो क्या होता है? ऐड होता है। और जब हम बेचते तो क्या होता है? लेस होता है। पहले बताओ, ये सिंपल मैथ समझ में आई? अब मैथ्स के रूल्स रेगुलेशन होते हैं, तुम जरा ऊपर फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले में परचेस करते वक्त तो माइनस है, और मैंने क्या बताया परचेस करते वक्त? मैंने क्या बताया? परचेस करते वक्त ऐड होता है, बेचते वक्त तो मैंने बोला लेस होता है। इन्होंने क्या बताया भैया? वापस 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 वापस, मेरा जो एग्जाम्पल है मैं एग्जाम्पल को वापस से दोहरा रही हूँ। मैंने जो अपने एग्जाम्पल में बताया कि खरीदते वक्त खर्चा ऐड करके दूंगी ना, बेचते वक्त वो काट कर मुझे देगा ना, लेकिन यहाँ फॉर्मूले में तो ठीक ऑपोजिट है, ऑपोजिट ही हो रहा है ना। जब भी चीजें डिवाइड में जाती है ना, ये नॉर्मल मैथ्स है, जब भी चीजें डिवाइड में जाती है ना तो चीजें क्या हो जाती है? उल्टी हो जाती है। चीजें क्या हो जाती है? उल्टी हो जाती है। तो ये नॉर्मल मैथ्स है। अब इस मैथ्स का लॉजिक नहीं बताने वाली मैं, ठीक है? तो अगर याद रहता है तो बढ़िया, नहीं याद रहता तो फॉर्मूला बस याद कर लो। अब जब हम परचेस कर रहे हैं प्राइस, जब हम परचेस प्राइस करें तो उन्होंने कहा नेट एसेट वैल्यू तो लगेगा, लगेगा नेट एसेट वैल्यू तो लगेगा लगेगा, प्लस आपको पैसा देना है ना, तो जब मैंने 1 माइनस फ्रंट एंड किया तो ये डिवाइडेड बाई किया है, तो इनडायरेक्टली ये प्लस ही है। चीजें डिवाइड के बाद ऑपोजिट हो जाती है। याद करो बचपन में क्या पढ़ते थे, प्लस का तो माइनस हो जाता था अगर आपको रिवर्स करना होता था।
ठीक है, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता था, ये सारी चीजें। तो डिवाइड के बाद चीजें उल्टी हो जाती, तो ये एक्चुअल में प्लस ही है, क्योंकि डिवाइडेशन के बाद दिख रहा है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। ठीक है, नहीं जाना लॉजिक में, सीधा याद कर लो कि भाई परचेस करते वक्त हमें क्या करना है, माइनस करना है, और रिडीम करते वक्त आपको क्या करना है, ऐड कर देना है, खत्म। ठीक, चलो अब ये फॉर्मूला कंसेप्ट थ्योरेटिकल समझ में आया, थ्योरेटिकल समझ में आया, फॉर्मूला याद आ गया। तीन टोटल फॉर्मूले, फटाफट मुझे इन तीनों फॉर्मूलों को आप बताएंगे। सबसे पहला फॉर्मूला हमने क्या सीखा, एनएवी की पर यूनिट कैसे कैलकुलेट की जाती है, बताओ पर यूनिट कैसे कैलकुलेट की जाती है, फॉर्मूला बताओ। नेट एसेट वैल्यू, ठीक है, फिर उसके बाद नंबर ऑफ यूनिट आउटस्टैंडिंग, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा हमने क्या सीखा, दूसरा हमने क्या सीखा, ठीक है, दूसरा हमने क्या पढ़ा कि भाई जो भी इनकम, अब वो इनकम कुछ भी हो सकती है, डिविडेंड भी हो सकती है, कैपिटल गेन भी कुछ भी हो सकती है, फिर आप उसमें से क्या करोगे, एनएवी 1 में से माइनस करोगे एनएवी 0, ठीक है, डिवाइडेड बाय एनएवी 0 मल्टीप्लाई बाय 100। और तीसरा आज जो मैंने फाइनल फॉर्मूला सिखाया है वो है फाइनल फॉर्मूला, क्या बच्चा, ये है हमारा वो फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लो, क्योंकि अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में लेकर जाऊंगी। रुक जरूर, उसको मत देखो, तुम अपने मॉड्यूल में मत देखो, अभी ये समझ में आ गया पक्का। अब तुम्हारे मॉड्यूल का क्वेश्चन एक बार हो जाए, आ जाओ वो थर्ड वाला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा। हाँ, वो फॉर्मूला बता दूं, वो कह रही है, अच्छा ये वाला, एक्सपेंस डिवाइडेड बाय क्या, एवरेज, लेकिन एवरेज किसका, एनएवी का एवरेज। एवरेज अलग से कैसे कैलकुलेट करना है ये समझ में आ गया, ठीक है, लेकिन पूरी कहानी, पूरे म्यूचुअल फंड की जो कहानी है वो इन फॉर्मूलाज में, जो तीन फॉर्मूला अभी मैंने आपको रिवाइज कराया, एनएवी पर यूनिट वाला, दूसरा होल्डिंग रिटर्न वाला, और तीसरा ये फ्रंट एंड और बैक एंड। ठीक, चलो अब आते हैं आपके बुक में जो एग्जाम्पल है, फिर बाकी के क्वेश्चंस में जाएंगे। लिख लिया क्या, सॉरी लिख लिया, चलिए चलते हैं। अब आपका ये बुक का क्वेश्चन है, रीड करो। द रिडम्पशन प्राइस, क्लिक हो रहा है, रिडम्पशन प्राइस, दो चीजें हमने देखी, एक परचेस प्राइस थी और एक रिडम्पशन प्राइस। म्यूचुअल फंड इन्होंने रिडम्पशन प्राइस दे दी है, कितनी दे दी है, 48, फॉर्मूला रिडम्पशन प्राइस दे दी है। अब रिडम्पशन प्राइस का जरा मुझे फॉर्मूला बताओ क्या था, एनएवी प्लस की माइनस फ्रंट की बैक, याद रहेगा, ठीक है। चलो अब 48 ऑलरेडी दे रखा है, वाइल द फ्रंट एंड लोड और द बैक एंड लोड चार्जेस आर, इन्होंने क्या बोल दिया, फ्रंट एंड, हमेशा ये परसेंटेज में दिया होगा, ठीक है, कितना दे रखा है, इन्होंने बोला फ्रंट एंड 2% है, ठीक है, और बैक एंड कितना है, 3%। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करो, एनएवी, कुछ मत देखो नीचे, खुद से एक बार कैलकुलेट करके बताओ। अगर आपको एनएवी कैलकुलेट करना है, बैक एंड इन्होंने क्या दे दिया है, 2% है कि 3% है, बैक एंड 3% है बच्चा, परसेंट है मतलब 3 डिवाइडेड बाय, है ना, 100। तो इसको कैसे करोगे, जब 3 डिवाइडेड बाय 100 होता है तो इसे क्या मैं 0.03 लिख सकती हूँ, तो कैलकुलेट करो एनएवी। जब 48 दे दिया, बैक एंड दे दिया, ये तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। आया, बाकी सब भी एक बार पहले कैलकुलेटर से, है ना, पहले कैलकुलेटर से एक बार कैलकुलेट करके मुझे बताएंगे। हाँ लेकिन हैबिट में भी लाना है वो, ठीक है, तुम लोग फिर कैलकुलेटर वाले ही बन जाओगे, नहीं तो लिखते बन नहीं रहा इतना सिंपल सा क्वेश्चन, और कैलकुलेटर में पूरा आंसर है पता चला, है ना, तो प्रेजेंटेशन के नंबर होते हैं। आ गया, सबका आ गया, नहीं आया, चलो फॉर्मूला 48, एनएवी कैलकुलेट करना है, 1 क्या करना है, प्लस करना है ना, अच्छा और क्या लिखना है, 0.03, 0.03 क्यों लिखा, क्योंकि 3% लिखा है ना, तो 3% सिंपल, ठीक है। चलो अब जब आपकी एनएवी पर यूनिट आपकी आ गई है, इसका मतलब ये क्या है, ये तो आसानी से कैलकुलेट करोगे। ये क्या लिखा है, पब्लिक ऑफर प्राइस, मतलब क्या कैलकुलेट करना है, परचेस प्राइस कैलकुलेट करना है, परचेस प्राइस, परचेस प्राइस अभी क्वेश्चन मार्क, फॉर्मूला था एनएवी 1 माइनस क्या था, फ्रंट एंड, फ्रंट एंड यहाँ पे कितना है 0.02, निकाल सकते हो ना, निकालो। बढ़ू आगे, चलो ये तो थे तुम्हारे बुक के एकदम ही चिल्लर बड़े। चलो ये वाला क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया था अपन ने, इसमें दो मिक्स से था, ठीक है, सफल म्यूचुअल फंड याद आया। कल ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया था, इसमें क्या दिक्कत करी थी, याद आया, ठीक है, नहीं इन्होंने साफ लिखा था इनकम एंड कैपिटल गेन, ठीक है, तो इन्होंने बोल दिया ये हमारी इनकम है, ये कैपिटल गेन,
कोई भी इनकम जमाने की उन्होंने बताई। चलिए अब आ जाओ, क्या ये क्वेश्चन नंबर 4 देखकर समझ कर सकते हो? देखो समझो और करो। करो, सॉल्व करो, ट्राई करो, ठीक है। अपन ये देखते हैं, सही है ना? देखे, किसका था? 0.04 कितने बच्चों का आया? 0.04। और 0.03 दोनों किसके सही है? वेरी गुड। सिंगल किसका सही है? सिंगल, सिंगल। चलो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, आंसर नहीं डायरेक्ट है ना। क्या लिखा है? सुपर म्यूचुअल फंड लॉन्च स्कीम, ठीक है। नेट एसेट वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू कितना है? एनएवी क्या है आपकी? 12 है। रिडम्पशन प्राइस क्या दे रखा है? ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा है? ऑफर प्राइस कितना है? इतना सिंपल तो क्वेश्चन है, गलत क्यों हो रहा है? फ्रंट एंड कैलकुलेट करना है आपको। अगर सबसे पहले हम कह रहे हैं रिडम्पशन प्राइस है आपकी 11.65, रिडम्पशन प्राइस की बात हो रही है, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या था? एनएवी, एनएवी कितना है? 12 है। डिवाइड करो, क्या करेंगे? 1 प्लस करेंगे, क्योंकि ये रिडम्पशन है तो कितना प्लस करेंगे? कैलकुलेट करना है। चलो, फिर ऑफर प्राइस की बात करेंगे, यही करेंगे, सेम यही है, ठीक है। तो दिक्कत क्या है तुम लोगों को? तो फिर कितने बच्चों का सही आया? सही तो बस इसी का ही आया। चलो आ जाओ। कैलकुलेशन कहाँ गलती करो? क्या फिर कैलकुलेटर चलाने में गलती कर रहे हो क्या? ये तो है, देखो ना। कैलकुलेटर नहीं सही चला रहे हो क्या? इतना सिली। देखो एक बार, कहाँ गलती कर रहे हो यार? आके रुक जाओ, कॉपी में देख रही मैं। चलो वापस। हम्म। क्या था फॉर्मूला? एनएवी क्या थी हमारी? 12। किसका? परचेज प्राइस का। 1 माइनस क्या था? एक्स है, यही है। ये तो सेम लिखा है। अब बच्चों क्या करते हो? मैथ्स के रूल्स क्या बोलते हैं ये बता दो भाई। कर सकती हो ऐसा, कोई दिक्कत तो नहीं। यही बचपन से यही करते आ रहे थे ना। चलो अब क्या लिखूंगी? लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे जरा बताओ। इसको इधर, ठीक है। अब सॉरी, -12 आ जाएगा, इस 12 को इस तरफ लेके आ रही हूँ और उसको उस तरफ लेके जा रही हूँ, यही है, ठीक है। अब क्या किया हमने? 0.5। फिर क्या होगा? यहाँ x लिख सकते हो और यहाँ लिख सकते हो, ऐसा करो एक बार कैलकुलेटर में और बता दो मुझे। तुम लोग मैथ्स में है ना, क्या है 0 अब मैंने बताया फ्रंट एंड और बैक एंड जो रहते हैं वो हमेशा परसेंटेज में रहते हैं, तो अगर तुमने ये लिखा है या फिर 4% लिखा है, एक ही बात है। और तो वो बस कुछ नहीं, मैथ्स की गलती है, ठीक है। दूसरा वाला, जिसने एक सही किया और एक गलत किया, मतलब वो मैथ्स की कैलकुलेशन ही तो उधर हुई होगी ना। बस यही था इकलौता हमारा बच्चा। आज तक कहाँ गलती हुई थी? अच्छा फॉर्म। आदर्श कहाँ गलती हुई थी? हाँ, तो ये बहुत सिली मिस्टेक्स है बच्चा, ये तो तुम वहां भी कर सकते हो। हाँ हाँ, चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। मैं, मुझे लगा तुम्हारे बेसिक जीरो है तो इसलिए मैंने पूरा बेसिक बताया कि ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ये सीखा था ना बचपन में, है ना। हमारे महान है। चलो ये समझ में आ गया, फिर से सॉल्व करो, चलो आओ जल्दी, ट्राई करो जल्दी। और प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ करो, शायद कैलकुलेटर चलाते वक्त भी इधर उधर हो जाते हो। कैलकुलेटर चलाओ, लिखो, क्योंकि प्रेजेंटेशन के तो नंबर है ना यहाँ पर। यही था आंसर, आई गया होगा तुम लोग का।
अलग ही हो गया, बता रही। चलो समझो अब, जब भी कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है किसमें, म्यूचुअल फंड में, तो बिजनेस डे हर दिन अलग अलग, आज कर रही हूँ, कल कर रही हूँ, परसों कर रही हूँ, नरसों कर रही हूँ, ठीक है। हर दिन क्या होती है, एनएवी बदलती जाएगी ना। शेयर जब हम खरीदते हैं तो शेयर की प्राइस डेली बेसिस में बदलती रहती है, ऐसे एनएवी भी तो बदलेगी ना। एनएवी भी क्या है, वैल्यू तो है, उसी के पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं। बट द एनएवी नॉट द सेम एवरी डे सेम होता नहीं है। तो एनएवी ना डिपेंड करती है उसकी वैल्यू पे कि किस दिन खरीदा जा रहा है और किस टाइम पे खरीदा जा रहा है। टाइम बहुत मैटर करता है। आज मैं स्टॉक मार्केट से कितने बजे, सुबह 10 बजे खरीदूं, 5 बजे खरीदूं, तो जो प्राइस होगी वो होगा। नेट एसेट वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू बोलता है हम पूरा का पूरा व्हाट टाइम व्हेन सबमिट योर एप्लीकेशन, आपने एनएवी खरीदने के लिए कब एप्लीकेशन दी, तो ये डिफर करता है। तो तीन तीन यहाँ पे डे के हिसाब से जाएगा, आज की एनएवी के बेसिस में मिलेगा या आपको, या फिर आपको कल के एनएवी के बेसिस में मिलेगा, या फिर आपको अगले दिन, जैसे मैं आज हूं तो आज ही की एनएवी जो होगी उस बेसिस में मुझे दिया जाएगा, या तो पिछला या तो जो आने वाला दिन है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी एप्लीकेशन देते वक्त की टाइमिंग पे बेस होता है। पहले ये टाइम हुआ करता था 3 3 3, फिर उन्होंने 2 2 2 2 किया, ये टाइम बदल के अब तुम्हारी बुक में फाइनल वाला टाइम दे रखा है। तुम्हारी बुक में क्या टाइम दे रखा है, 1.5 और 3 3 3, ठीक है। तो जो तुम्हारा कंक्लूजन है, उन्होंने बहुत शॉर्टकट कंक्लूजन दिया, उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बार रीड करके देखो कि वो क्या बोल रहा है, कुछ समझ में आ रहा है क्या। चलो, तो पहले मैं समझाऊंगी, फिर वो जो शॉर्टकट उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, उन्होंने डिटेलिंग दी नहीं है, ठीक है। तो ये मैं आपको प्रॉपर प्रॉपर लैंग्वेज रीड करवा रही हूँ, ठीक है। चलिए, अगर आपकी इक्विटी, इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम, स्कीम अलग अलग होती है ना, इक्विटी ओरिएंटेड भी होती है, डेट ओरिएंटेड भी होती है, बहुत सारी स्कीम होती है, ठीक है। तो अगर आपकी इक्विटी डेट नॉर्मल स्कीम है, ठीक है, आपने एप्लीकेशन दी, किस चीज की एप्लीकेशन दे रहे, सब्सक्राइब करने की। किस चीज की एप्लीकेशन दे रहे हो, सब्सक्राइब, मुझे एनएवी सब्सक्राइब करना है, मुझे सॉरी मुझे यूनिट खरीदना है, मुझे यूनिट खरीदना है, यूनिट सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अगर मेरी एप्लीकेशन कितने बजे जाती है, 3 बजे से पहले। अगर मेरी एप्लीकेशन कितने बजे से जाती है, 3 बजे से पहले, और साथ में मैं क्या दे देता हूँ, पैसे भी। एप्लीकेशन के साथ साथ मैंने पैसे भी दे दिया कि भाई मुझे इतने यूनिट्स खरीदने हैं 3 बजे से पहले पहले, ठीक है। 3 बजे से पहले एप्लीकेशन भी आई और 3 बजे से पहले मैंने पैसे भी दे दिए। तो मुझे जो एनएवी लगेगी, मुझे कितने प्राइस में वो यूनिट बेची जाएगी, तो उन्होंने कहा कि जो आज की एनएवी कैलकुलेट होगी ना, उस प्राइस में हम देंगे वापस। मैंने एप्लीकेशन दी कि मुझे खरीदना है, मुझे खरीदना है एप्लीकेशन, और साथ में मैंने एक एस्टिमेटेड पैसा भी दे दिया। तो उन्होंने कहा कि जो आज की एनएवी है ना, उस बेसिस में उस वो रेट आपको पड़ेगा। ये बात समझ में आई। अगर मेरी एप्लीकेशन 3 बजे से पहले आ जाती है, लेकिन जो पैसा है उसे देने में मुझे टाइम लग जाता है, कितना टाइम लग रहा है, 3 बजे से पहले एप्लीकेशन गई, लेकिन पैसा कब दिया, 3 बजे के बाद। तो उन्होंने कहा कि भाई आज की एनएवी नहीं लगेगी, कब की लगेगी, कल की लगेगी, कल जो आने वाला कल है उसकी लगेगी। बात समझ में आ रही है। तो क्या लिखा है, नेक्स्ट बिजनेस डे की एनएवी लगेगी, ठीक है। हर दिन की एनएवी कैलकुलेट होती है। एनएवी कैसे कैलकुलेट होती है, ये कैलकुलेट करना सीख चुके हो, ठीक है। इन्होंने कहा कि जिस दिन आप खरीदोगे उस दिन से फर्क नहीं पड़ता, उस टाइम से फर्क पड़ता है। 3 बजे से पहले पहले तो आज ही की लग जाएगी, 3 बजे के बाद तो कल की लगेगी। लेकिन एप्लीकेशन से भी फर्क नहीं पड़ता, पैसे से फर्क पड़ता है। नीचे देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, एप्लीकेशन क्या दे रहे हो, आफ्टर 3 बजे के बाद, और पैसे भी कब दे रहे हो, पैसे भी कब दे रहे हो, 3 बजे के बाद। वापस वापस वापस, आपने एप्लीकेशन दी 3 बजे के बाद और पैसे भी दिए 3 बजे के बाद, तो आपको एनएवी कब की लगेगी, कब की लगेगी, कल की, कल की। वापस वापस वापस, आज का दिन, 3 बजे से पहले एप्लीकेशन दिया, 3 बजे से पहले क्या दे दिए, पैसे भी दे दिए, तो क्या लगेगा, आज की एनएवी लगेगी, ठीक है। आपकी बुक में इतना कुछ बहुत ब्रीफ नहीं दे रखा, इसलिए वो समझ में भी नहीं आएगा किसी को। पहले ये करोगे तो आ जाएगा। अगर आपने एप्लीकेशन 3 बजे के बाद, पैसा भी 3 बजे के बाद, तो कब की लगेगी, कल की, नेक्स्ट डे की। लेकिन नेक्स्ट डे उन्होंने कहा कि 3 बजे के बाद ही दिया है, मतलब 5 बजे दे दिया है। तो तुम कहोगे कि यार एप्लीकेशन दे दी, पैसे थोड़ा आराम से दे सकता हो क्योंकि लगनी कल ही के, तो कल के 3 बजे से पहले दे दोगे ना। अगर कल के 3 बजे के पहले नहीं दोगे तो फिर कल की नहीं लगेगी। बात समझ में आ रही है, पक्का। अगर आप बीच में फंसते हो कि एप्लीकेशन दे दिए 3 बजे से पहले लेकिन पैसा 3 बजे के बाद, तो उन्होंने कहा पैसा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेन क्या है, 3 बजे के बाद पैसा तो कल की, 3 बजे से पहले का पैसा तो आज की। समझ में आ गया। ये मैं किसकी बात करूँ, नॉर्मल इक्विटी, कोई भी स्कीम, डेट इक्विटी, ठीक है। अब ये दोबारा से एक लिस्ट दिखा रही हूँ, किसकी बात कर रहा है, लिक्विड फंड की। किसकी बात कर रहा है, लिक्विड फंड। व्हाट डू मीन बाय लिक्विड फंड,
एकदम शॉर्ट टर्म बेसिस में होंगे, लिक्विड सिक्योरिटीज है, तुरंत हम लोग बेचेंगे निकल जाएगा, ठीक है, शॉर्ट टर्म फंड्स की बात हो रही है। एप्लीकेशन, ये क्या लिखा है, सबका टाइम इसमें क्या लिखा है, 1:30 1:30, सेम कंसेप्ट वही है। 1:30 से पहले अगर आपका लिक्विड वाले फंड है, स्कीम आपकी किस पे बेस्ड है, लिक्विड फंड पे बेस्ड है, तो 1:30 से पहले अगर आपने एप्लीकेशन दी और पैसे भी 1:30 से पहले दे दिए तो कब की लगेगी, प्रीवियस डे की। वो था, हम नॉर्मल इक्विटी डेट की नॉर्मल स्कीम्स है और एक लिक्विड है, एक है लिक्विड फंड, एक है लिक्विड फंड और एक क्या है, लिक्विड को छोड़कर अदर देन। आपकी बुक में देखो, आपकी बुक में दिख रहा है, एक क्या दिख रहा है, लिक्विड दिख रहा है और लिक्विड के साथ ओवरनाइट दिखा है, दूसरा क्या दिख रहा है आपको, अदर देन, ठीक है, उस पर मैं आऊंगी। अभी ये लिक्विड फंड की डेट्स बता रही हूँ, टाइम बता रही हूँ। इन्होंने कहा भैया हमारे लिए 1:30 का टाइम है क्योंकि तुम लिक्विड फंड हो, तुम्हें थोड़ा जल्दी पैसे चाहिए, ठीक है। अगर आप 1:30 से पहले एप्लीकेशन देते हो या उससे पहले पैसे दे देते हो तो कब की लगेगी, कल की, जिसकी एनएवी कैलकुलेट हो चुकी है। बात समझ में आई। अगर आप 1:30 से पहले एप्लीकेशन देते हो लेकिन 1:30 के बाद पैसे देते हो तो कब की लगेगी, आज की। समझ में आया। सेम ये आफ्टर आफ्टर ही लिखा है, दोनों आफ्टर आफ्टर लिखा है, दिखने होगा भले, ठीक है। 1:30 से पहले तो कब की लगेगी, सेम डे की लगेगी। वापस दो फंड है आपके सामने, दो फंड है आपके सामने, ठीक है। अगर इसकी पिक्चर लेनी तो अच्छे से ले लो, पूरा कंप्लीट दिख रहा है इसमें, ठीक है। दो फंड है, एक है इक्विटी ओरिएंटेड और डेट ओरिएंटेड। इसके लिए टाइमलाइन क्या है, 3 3 3 3 3 3 बजे, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, 1:30 बजे, ठीक है। लिक्विड वाला, यहां तक चीजें क्लियर है। दोनों में हम सब्सक्राइब कर रहे हैं, मतलब खरीद रहे, दोनों में क्या कर रहे हैं, खरीद रहे, ठीक है। अब चलो बेच रहे, मैं खरीद भी सकती हूँ बेच भी सकती हूँ ना, तो दोनों की खरीदने के टाइम एक की 3 3 3 3 बजे थे, एक की 1:30 बजे। लेकिन मुद्दा क्या है, पैसे याद रखना, एप्लीकेशन से फर्क नहीं पड़ता, हमें पैसे चाहिए क्योंकि पैसे से हम करने वाले आगे। अब मैं रिडम्पशन की बात करूंगी, रिडम्पशन की बात, ठीक है। ये एक्चुअल में पूरी डिटेल में बेरेट की लैंग्वेज मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, ठीक है। किस चीज की एप्लीकेशन बेच दी आपने, बेचने की, मैं रिडीम कर रही हूँ। अगर मैं बेच रही हूँ कितने, अप टू, अब इसमें पैसा तो देना नहीं है ना, बेचने में पैसा थोड़ा ना दूंगी, अपने शेयर दूंगी, अपने यूनिट दूंगी, ठीक है। अगर मैं बेच रही हूँ 3 बजे से पहले, अगर मैं बेच रही हूँ 3 बजे से पहले, तो क्या लगेगा, क्या लगेगा, सेम डे की। अगर मैं, लिक्विड फंड की बात हो रही है, ये किसकी बात हो रही है, लिक्विड, और ये अदर की बात कर रहा है, ये अदर की बात कर रहा है और ये लिक्विड की बात कर रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है 3 बजे के बाद अगर आपने एप्लीकेशन दी कि मुझे बेचना है, तो उन्होंने कहा नेक्स्ट डे की लगेगी। आ जाओ, अदर की बात करेंगे तो एप्लीकेशन सेम ही है, लेकिन इसमें उसमें कुछ फर्क दिख रहा है क्या, दोनों सेम ही है। मतलब कि अब मैंने आपको जो टाइम्स पढ़ाए, ठीक है, आपकी बुक में आ जाएंगे। अब सीधा आपकी बुक में आते हैं। बुक में उन्होंने जो शॉर्टकट दे रखा है ना, उसके बाजू में लिखते जाइए, उसके बाजू में लिखते जाइए। अब आप वो बॉक्स पढ़ने के लिए, वो टाइमलाइन पढ़ने के लिए हो गए हो एलिजिबल। हाँ वो मैं भेज दूंगी तुम्हें, ठीक है मैं भेज दूंगी, लोड नहीं लेना अभी, ठीक है। चलो, लिक्विड फंड मतलब एकदम शॉर्ट टर्म स्कीम होगी आपकी, एकदम ही शॉर्ट टर्म। और ओवरनाइट मतलब कि एक दिन वाली, ओवरनाइट मतलब एक दिन के, मतलब एकदम ही छोटे लेवल के, छोटे लेवल मतलब कि तुरंत लेवल के, सॉरी, एकदम इमीडिएट, या तो शॉर्ट टर्म या तो वन डे। अगर आपने सब्सक्राइब किया, अगर आपने क्या किया, रिडीम किया, सब्सक्राइब करना मतलब अगर आपने खरीदा, तो खरीदते वक्त आपके ऐप पैसे, ये टाइम किसके दे रखा है, जो कट ऑफ टाइम दे रखा है ना, वो किसका दे रखा है उन्होंने, 1:30 वाला। अभी मैंने आपको जब लिक्विड वाली चीजें पढ़ाई थी, लिक्विड में क्या था, 1:30 का टाइम था खरीदते वक्त, और बेचते वक्त क्या था, बेचते वक्त क्या था, 3 बजे का टाइम। बात समझ में आ रहा है। तो हमेशा 3 बजे था। अदर बोल दिया, ओवरनाइट और लिक्विड दोनों का खरीदते वक्त 1:30 की डेडलाइन है और दोनों को बेचते वक्त क्या है, 3 बजे की डेडलाइन है। लिक्विड ओवरनाइट को हटा दो, ठीक है। अदर सिक्योरिटीज, अदर सिक्योरिटी में जो भी बचा है वही डेट इक्विटी वाला, खरीदते वक्त 3 बजे का टाइम, बेचते वक्त 3 बजे का टाइम। तो आपको पूरे टाइम क्या याद रखना है, सारी चीजें 3 बजे वाली है, एक चीज को छोड़कर, वो कौन सी, 1:30 वाली। लिक्विड फंड को बोला भैया 1:30 से पहले एप्लीकेशन की पैसा, पैसा, ठीक है, सब्सक्राइब कर दिया मतलब पैसे दे दिए। अगर आपने पैसे दे दिए 1:30 से पहले, तो कब की लगेगी डेट, अब मुझे बताओ। हम जब परचेस कर रहे थे, परचेस कर रहे थे, ठीक है, और मैंने आपको परचेस करते वक्त इक्विटी एंड डेट बताया, इक्विटी एंड डेट बताया, 3 बजे की डेडलाइन है, ये तो हमने बताया, कब की लगेगी, खरीदते वक्त कर रहे हैं,
खरीदते वक्त इसमें सेम डे था और नेक्स्ट था। रिवाइज बस करवा रही हूँ, ठीक है, वापस से वो स्क्रीन में लेकर जाऊंगी। हम कर रहे हैं परचेज, हम कर रहे हैं परचेज, क्या परचेज करें, इक्विटी और डेट। सेम यहाँ लिख रही हूँ, लिक्विड फंड की बात हो रही है, परचेज करने वाली बात हो रही है, ठीक है। इसके लिए 1:30 बजे की बात थी। इसमें टाइम क्या था ये बताओ, इसमें था प्रीवियस और क्या था, सेम डे और सेम डे। बात समझ में आ रही है, ये नेक्स्ट था, ठीक है। लिक्विड फंड है, परचेज करें। अब जब हम किस में आते हैं, ये अब परचेज नहीं कर रहे, अब हम रिडीम कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं। रिडीम करते वक्त ये भी 3 बजे था और ये भी 3 बजे था, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोल दिया, इसमें क्या था, सेम डे और इसमें भी सेम ही था। क्या ये बात समझ में आ रही है। अब आपकी बुक ने क्या ऐसा कुछ भी दिया, लेकिन क्वेश्चन जरूर पूछ लेंगे, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज हो गया, फिर से वो स्क्रीन दिखाऊं, आ जाओ, ताकि एक बार याद कर लो, क्योंकि उस पर बेस क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक प्रॉपर टाइमलाइन दी जाएगी। उस टाइमलाइन में आपको क्या बताया जाएगा कि भाई इतने बजे उसने एप्लीकेशन या यूटिलाइजेशन ऑफ फंड दिया, तो अब आप बताइए उसे एनएवी किस दिन वाली लगेगी, पिछले दिन की लगेगी, आज की लगेगी या कल के लिए। बस इतना सा क्वेश्चन पूछा जाता है। वापस आंखों से ऐसे पिक्चर खींच लो, इक्विटी ओरिएंटेड और डेट ओरिएंटेड, 3 3 3 3 3 बजे, ठीक है। मुद्दा ये है पैसे कब गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलता है, सेम डे नेक्स्ट डे। खींच लिया पिक्चर अपनी आंखों से। अब ये लिक्विड फंड, ये अभी सब्सक्राइब करने वाली बात चल रही है, ठीक है। सब्सक्राइब करने वाली बात अभी मैं ये भेज दूंगी, क्योंकि अभी मुझे क्वेश्चन दिखाना है, तो आंखों से याद रख लो। 1:30 बजे की टाइम, प्रीवियस और क्या लिखा है, सेम। ये तो अब सब्सक्राइब करना है। अब मैंने आपको क्या बताया आपको, रिडम्पशन के टाइम पर सेम नेक्स्ट, ठीक है। और सबका टाइम 1:30 बजे का टाइम बस किसको लेकर है, लिक्विड को लेकर, लिक्विड और ओवरनाइट को लेकर, ठीक है। चलो क्वेश्चंस दिखा दूं, चलिए आ जाइए। अब हम क्वेश्चंस करेंगे। अब मैं आपको कौन से क्वेश्चंस दिखाने वाली हूँ, पूरे अब मैं आपको लाइन से जो पास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चंस है वो दिखाने वाले हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले ये जून 22 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। बस एक बार क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। ग्रोथ इंडिया लिमिटेड रिसेंटली लॉन्च करता है म्यूचुअल फंड स्कीम विद द नेम ऑफ जीआई इक्विटी मल्टी कैप स्कीम विद द फॉलोइंग डिटेल। ये किसी काम का है क्या, ये पूरी वैल्यू बताइए उन्होंने, ठीक है। फेस वैल्यू यूनिट बताइए, फिर क्या बताए, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कितना है, 20। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग, ये काम का मिल गया हमें। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट, ये एसेट है। अक्रूड इनकम एसेट है। रिसीवेबल एसेट है। लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी मिल गया। सारे एसेट इकट्ठा किया, सारे लाइबिलिटी इकट्ठा किया। अब व्हाट डू यू मीन बाय एनएवी, क्या लिखना है, मीनिंग लिखना है, डेफिनेशन लिखना है। एनएवी से क्या समझते हैं, पूरा डेटा दिया, ये परफॉर्मेंस है पूरी स्कीम की, वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। अगर आपको पर यूनिट कैलकुलेट करनी हो तो फॉर्मूला आपने बता दिया, थ्योरी है, ठीक है। चलो पहला तो थ्योरी मीनिंग पूछा है, नेक्स्ट क्या पूछा है, फाइंड आउट एनएवी, निकालने लोगे ऊपर। एसेट में से 18.1 आए, सबका आया गया। कुछ नहीं, एसेट में से लाइबिलिटी लेस करो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करो, ठीक है। कितना आ गया, 18.1 आ गया, वेरी गुड, यही आंसर है। व्हाट डज एक्सपेंस रेशियो कंटेन, थ्योरी लिखा है। एक्सपेंस रेशियो में क्या कंटेंट होगा, आपकी बुक में साफ वो थ्योरी दे रखी है, इकलौती थ्योरी। और कितने पूरे लिखने पड़ेंगे, 5 नंबर में ये तीनों हैं, पूरे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, थ्योरी क्वेश्चन। तो इन शॉर्ट दो थ्योरी के बीच में एक छोटा सा प्रैक्टिकल दिया, बन जाएगा। जून 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़ू आगे, हाँ। हाउ टू कैलकुलेट नहीं, ये लिखने की जरूरत नहीं, बस मीनिंग लिखना है ना। आप क्या लिखोगे, इसमें मीनिंग लिखोगे एनएवी की, जो हमने एनएवी की थ्योरी, हाँ हाँ, ठीक है। थोड़ा अच्छे से लिखना, थोड़ा एक्सप्रेस हो, ठीक है। फिर एनएवी कैलकुलेट करना विद प्रेजेंटेशन, फॉर्मूला लिख के एंड ऑल। एक्सपेंस रेशियो के जितने 6-7 पॉइंट दे रखे सब लिखना है, ये 5 नंबर कमाने तो करना पड़ेगा, ठीक है। चलो सजेस्ट, अरे हाँ ये रहा, ये इसका आंसर। ये देखो ये मीनिंग लिखा है इन्होंने, पहले पूरा वही लिखा है, तुम देखो मॉड्यूल की पूरी कॉपी पेस्ट कर रखी है उन्होंने, और फिर इन सिंपल वर्ड भी बता के रखा है ये। और देखो फिर उन्होंने थ्योरेटिकल लिखा है, ये पूरा कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो मीनिंग लिखा, एक्सपेंस रेशियो में सारी बातें लिखी उन्होंने, बन जाएगा। नेक्स्ट अटेम्प्ट,
दिसंबर 2021 का क्वेश्चन, थोड़ा सा रीड करो और कैलकुलेट भी कर लो साथ में। बिल्कुल मत टेंशन लो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन रीड करो मेरे साथ। राकेश ने क्या किया, इन्वेस्ट किया। कितना इन्वेस्ट किया, 20,000, किसमें, पीक्यूआर म्यूचुअल फंड में। और जब उसने इन्वेस्ट किया तो उसका एंट्री लोड मतलब खरीदते टाइम पे जो खर्चा हुआ कितना हुआ, 1% हुआ। फाइंड आउट द नेट एसेट वैल्यू, क्या बोला, फाइंड आउट द नेट एसेट वैल्यू इफ द नंबर ऑफ यूनिट परचेस। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है भाई इन्वेस्टमेंट कितने का है, 20,000 का है, ठीक है। देन आपको क्या कैलकुलेट करनी है, एनएवी कैलकुलेट करनी है। देन आपका एंट्री लोड कितना है, 1% है। देन क्या बोल रखा है, नंबर ऑफ यूनिट्स भी दे रखी है, कितनी, 100। कैलकुलेट करना है एनएवी। अब इसे देख कर थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि हमें एक फॉर्मूला याद आ रहा है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला हमें याद आ रहा है, परचेस प्राइस का फॉर्मूला याद आ रहा है। परचेस प्राइस का फॉर्मूला है, जो जो वैल्यू गिवन है उसे देख के क्लिक होना चाहिए, 1 - फ्रंट एंड, ठीक है। कैसे होता है एनएवी, एनएवी तो हमें निकालना है नहीं हमारे पास, ठीक है। क्या परचेस प्राइस दे रखी है, कैसे दे रखी है, यहाँ 20,000 दे रखे थे ना, और 100 दे रखे हैं नंबर ऑफ यूनिट्स। तो जब 100 रुपए दे रखे हैं, इससे आपको आपकी परचेस प्राइस निकल जाएगी, कितनी आ जाएगी परचेस प्राइस, 200। तो क्या यहाँ पे परचेस प्राइस 200 लिख दूं, फिर माइनस क्या करना है, फ्रंटेड क्या लिखा है, 0.01, खत्म। अब मुझे बताओ तुम्हारी सिली मिस्टेक क्या, मैं जानना चाहती हूँ। तुम लोग परचेस प्राइस ही निकाल पा रहे थे, तो अब तुम ये सोचो एग्जाम में इतनी बड़ी मिस्टेक होने वाली है, अगर तुम कैलकुलेटर, या तो कैलकुलेटर दिक्कत है, ठीक है, या तो हम इधर उधर थोड़ी सिली मिस्टेक कर देते हैं। तो प्रॉपर ऐसा लिखो और 2-3 बार थोड़ा चेक कर लिया करो, क्योंकि कैलकुलेशन तो फटाफट, बस वही वाला। तेरा फिर भी क्लोज था, ठीक है। अब मुझे बताओ भूमिका कहाँ फंस गई थी, ठीक है चल जाएगा, ये पॉइंट का ही दो। आदर्श आस्था कहाँ फंसे अपन, कितना था, 198। तो ये फॉर्मूला फिट नहीं कर पा रहे थे क्या, फंसी कहाँ गाड़ी थी, हाँ। हम्म, चलो ये समझ में आ गया। दूसरे क्वेश्चन में आऊं, चलो। क्या लिखा है, प्रीतम इज होल्डिंग, ठीक है, इतने यूनिट्स उसने होल्ड कर रखे हैं इस कंपनी के। ही सोल्ड ऑल द यूनिट, उसने सब पूरी यूनिट बेचा, कितने में बेचा, 120 में एनएवी, ठीक है। एग्जिट लोड इसका क्या है, एग्जिट लोड मतलब क्या होगा, बैक एंड होगा। देखो अलग अलग टर्म यूज करते हैं ये लोग, बहुत स्मार्ट है, बैक एंड बोलेंगे एग्जिट बोलेंगे, समझना, ठीक है। तो एग्जिट बोला, एंट्री मत समझना, 1%। ही रिसीव, कितना रिसीव हुआ उसको, टोटल उसकी रिसीव कितने की है, 52,000। क्वेश्चन पूछ रहा फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। हमें अगर ये पता चल गया कि भाई एक बेचा है 120 में, पूरा पैसा उसे मिला है कितने में, कितने में, 52,000 मिला है, तो क्या पर यूनिट वैल्यू नहीं निकाल सकते। क्या करेंगे, इसे देखकर दिमाग में कौन सा फॉर्मूला क्लिक हो रहा है, रिडम्पशन प्राइस। क्या है फॉर्मूला, एनएवी 1 माइनस की प्लस बैक एंड, ठीक है, ये एग्जिट लिखा है जो भी। तो भाई एनएवी 120 है, 1 है, बैक एंड कितना है, 0.01, ठीक है। प्राइस निकालोगे, जैसे रिडम्पशन प्राइस कितनी आई, रिडम्पशन प्राइस 118 पॉइंट जो भी 811 जो भी है। अगर आपको ये रिडम्पशन प्राइस आ गई है कैलकुलेट कर कर, तो भाई आपको पूरा पैसा मिला 52,000, ठीक है। एक पर यूनिट आपको पता चल गई है, इसको इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 437 पॉइंट जो भी है, करेक्ट है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, 437। अब तुम लोग रुक जाओगे 118 निकाल कर। क्वेश्चन पूछा फाइंड द नंबर, क्वेश्चन ये पूछा है नंबर ऑफ यूनिट, क्वेश्चन पूछा है नंबर ऑफ यूनिट, हाँ। क्वेश्चन के पूछा नंबर ऑफ यूनिट, तो नंबर ऑफ यूनिट कितना होगा, हाँ 437 पॉइंट जो भी है। अब आप 118 के पास रुक जाओगे कि रिडम्पशन प्राइस है, प्राइस थोड़ी ना पूछी है, प्राइस हमने निकाला ताकि इसे डिवाइड कर सके 118 को। समझ में आ रही है बातें, जो पूछ आधे तक पहुंच गए हो, पूरा बताए नहीं, कहाँ फंसी गाड़ी, अच्छा आ गया। ये क्या बात हुई भाई, आंसर आ गया ना, बस ठीक है। ये अलग है,
आदर्श कहाँ फंसा था? चलो चलो चलो, समझ में आया क्वेश्चन? ओ मेरे महान बच्चों, अब इस क्वेश्चन को घूर घूर के देखो। आर ने 2000 यूनिट होल्ड करके रखी है, इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड, ठीक है। 1000 यूनिट किसकी? डेट की, ठीक है। 2000 किसकी इक्विटी की, डेट की कितनी? 1000, ठीक है। चलो, ये 2021 यूनिट का है। 7 जून 2020 इज इंटरेस्टेड इन रिडीमिंग। रिडीमिंग मतलब क्या कर रहा है? बेचने में इंटरेस्टेड है, खरीद के रखा है उसने, वो बेचना चाहता है। नेट एसेट वैल्यू ऑफ दीज यूनिट्स आर, इन्होंने डेट बता दी और 6 तारीख की एनएवी बता दी, 7 की, 8 की बता दी, इक्विटी की बता दी और डेट की बता दी। मतलब ये कौन सा वाला कट ऑफ टाइम, जो वो छोटा सा बॉक्स था ना, उस पर क्वेश्चन आते हैं। अब समझो, ही मेक द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के टाइम का रोल इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे यूटिलाइजेशन पैसे दे रखे तो वेरी गुड, अगर पैसे नहीं दे रखे तो आपके लिए सेंटर क्या होगा कि एप्लीकेशन के साथ ही पैसा दे, ये तुम्हें अज्यूम करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? चलो, ही मेक एप्लीकेशन फॉर रिडम्पशन ऑफ द अबव यूनिट। 7 तारीख को एप्लीकेशन दिया, कब दिया? दोपहर में 2:30 बजे दिया। बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन आंसर करो फॉलोइंग का। अब इसके सजेस्टेड आंसर में मत जाना, क्योंकि पहले टाइमलाइन दूसरी थी, मैंने आपको बताया 2-3 बार बदलकर अब जो है ये अलग टाइम है। तो इनका सजेस्टेड आंसर अगर कल को बुक से देखोगे और मैं भी दिखाऊंगी तो वो थोड़ा सा अलग डिफर करेगा। खुद से दिमाग लगाओ, अभी के टाइमलाइन के हिसाब से क्या होगा। पहला क्वेश्चन ये, व्हाट डू यू मीन बाय, ये क्या लिखा है? क्या पूछा है? थ्योरी। कट ऑफ टाइम से आप क्या समझते हो? क्या है कट ऑफ टाइम? कट ऑफ टाइम एक टाइम है जिससे डिसाइड होता है कि कौन सी दिन की एनएवी आप पे लगेगी। एनएवी के टाइप बता, सॉरी, एनएवी के डेज बता दो कि भाई आपको प्रीवियस की भी लग सकती है, सेम की भी लग सकती है और फ्यूचर की भी लग सकती है, कल की भी लग सकती है, नेक्स्ट डे की, ठीक है। तो कट ऑफ टाइम का मीनिंग समझा दोगे? चलो, व्हाट आर द कट ऑफ टाइम फॉर द इक्विटी? कट ऑफ टाइम एक्सेप्ट, क्या बोला? लिक्विड फंड को हटा दो, हमें बता दो इक्विटी। क्यों? क्योंकि इनके क्वेश्चन में इक्विटी और डेट है ना, लिक्विड फंड की नहीं बताओ। थ्योरी बता दोगे? बच्चा थ्योरी से बहुत प्यार करता है हमारा इंस्टीट्यूट, वो नहीं छोड़ने वाला, ठीक है, लिख दोगे। नेक्स्ट, व्हाट विल बी एप्लीकेबल एनएवी इन दिस केस? एनएवी क्या होगी बताओ जरा? रुको रुको, ये अभी एनएवी कैलकुलेट कर रहे हैं हम। दो क्वेश्चन, व्हाट विल बी एप्लीकेबल एनएवी इन दिस केस, ठीक है। एप्लीकेशन देखो, व्हाट विल बी एप्लीकेबल एनएवी इफ एप्लीकेशन फॉर रिडम्पशन इज मेड। टाइम अगर बदल गया, अगर ये वाला टाइम है तो क्या, ये वाला टाइम है तो क्या? अगर 2:30 बजे है तो क्या बोल रहे हो? सब सोचो, सब दिमाग लगाओ। हम इक्विटी और डेट की बात करें, इक्विटी और डेट में मैंने क्या टाइम बताया था? 3 बजे। 3 बजे से पहले तो फिर सेम डे, डन। अब यहां पर उन्होंने बोला कब की बात हो रही है? 7 तारीख की बात हो रही है, तो हम 7 तारीख की एनएवी ले लेंगे। डेट और इक्विटी दो अलग है ना, पक्का यही ले लेंगे कि कुछ और लेंगे? इन्होंने कहा चेंज हो गया, 3:15 बजे दिया। नहीं दिख रहा? दिखा रही, रुको। 3:15 बजे एप्लीकेशन गई तो क्या होगी? 8 जून। समझ में आ गया? तो बच्चा, क्वेश्चन दिखने में इतना भारी भरकम सा दिख रहा है क्योंकि उन्होंने वो टाइम टेबल बना के रखा है, बस आपको ये टाइमलाइन याद रहनी चाहिए। यस, 3+1 1। लेकिन ये एग्जाम में नहीं लिखा होगा, ये जो दिख रहा है ना मार्किंग स्कीम, ये मार्किंग स्कीम सजेस्टेड आंसर में लिखे रहते हैं। ये किसके लिए है? एग्जामिनर के लिए। इंस्टीट्यूट ये बहुत, हाँ रुको बता रही, इंस्टीट्यूट ये बहुत गलत करता है, तुमको ये बाइफर्केशन नहीं देता है। कभी कभार किस्मत ठीक रही तो दे देंगे, अदरवाइज जनरल उनका रूल है वो नहीं देने का, ठीक है। कभी कभी देते, मैं ये करूँ, जनरल रूल है नहीं देते, एक्सेप्शनल में दे दे, वो एक्सेप्शनल केसेस है तुम लोग। हाँ, वही मैं कह रही हूँ। यहाँ पे बस एप्लीकेशन है तो अज्यूम कर लो एप्लीकेशन के साथ ही आपने पैसे दे दिए, ये अजम्पशन कर कर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अब देखो इनकी टाइमलाइन पहले अलग होती थी, पहले अलग होती थी, ठीक है, इनकी टाइमलाइन के हिसाब से नहीं जाएंगे, ठीक। और देखो भी नहीं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। नेक्स्ट 2020 का क्वेश्चन है, जून 2020 का क्वेश्चन। द इंफॉर्मेशन रिलेटेड वन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड इज गिवन। 2 तारीख का दे रखा है, 3 तारीख का दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट वैल्यू, फंड पोर्टफोलियो, रिसीवेबल्स दे रखा है। अब मैं क्या इसे बनाती जाऊं? ये एसेट है, एसेट है, एसेट है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी, और ये यूनिट्स बता के रखी है, नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड की नंबर ऑफ यूनिट्स बता के रखी है, ठीक है। फेस वैल्यू यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? एनएवी कैलकुलेट करनी है, किस दिन की? दोनों दिन की कैलकुलेट करो। कर सकते हो कैसे?
भाई एसेट मिल गया ना, लाइबिलिटी मिल गया ना, डिवाइड भी कर देंगे हम तो। क्या एनएवी निकाल लोगे? निकालो अभी के अभी। पहले 2 तारीख का निकालो, फिर 3 तारीख का निकालो और मुझे आंसर बता दो। 0.2 तारीख का कितना आया ये बताओ। 2 तारीख का कितना बता रही? 0.039। और थर्ड का? ठीक है, पहले इसी का देख लूं कितना आया। निकालना क्या है? 39। ये क्या पूछा क्वेश्चन? एनएवी निकालनी है आपको, नेट एसेट वैल्यू निकालनी है। तो आपने ये इसे किया ना? कहाँ है यूनिट्स? हाँ, यस, 39। सही है, 39 ही आ रहा है, 0.039, 39 ही आएगा। ठीक है, सेकंड वाला बताओ एक बार। हाँ सही है। मुझे अब तुम्हारी कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी, ये क्यों आ रहा है तुम लोग का। अब मेरे साथ चलो, थोड़ा सा बताओ ये क्या लिखा है ऊपर, इन थाउजेंड्स लिखा है, ये याद रखना। ठीक है, तो इसका इसका ध्यान रखना है, इस थाउजेंड से फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इस थाउजेंड से करेंगे तो कितना आ रहा है तुम्हारा? वापस आओ, मार्केट वैल्यू ले लिया। ठीक है, ये कह रहे कि ये इन थाउजेंड्स कन्वर्ट किया है, क्यों किया है, लॉजिक क्या है? इन्होंने इसे तो पूरा दे दिया 5 लाख, और ये वैल्यू क्या बोल रखी है, थाउजेंड में। तो इन्होंने कहा कि इस 5 लाख को भी क्या करें, थाउजेंड में। तो अगर तुम 0.039 भी लिखोगे तो भी आपका गलत नहीं है। बात समझ में आ गई? आस्था फंस गई वापस। देखो इनकी क्वेश्चन की बात कर रही हूँ मैं, एक बार रुको। क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोल दिया, ये जितनी भी वैल्यूज दे रखी है ये कितने में दे रखी है, थाउजेंड में दे रखी है। लेकिन जो ये नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स हमने बता के रखे हैं, ये क्या बता के रखे हैं, 5 लाख। तो ये थाउजेंड्स लगाएंगे तो और जीरो बढ़ जाएंगे ना। तो जब ये जीरो बढ़ जाएंगे, या तो इनकी जीरो बढ़ा लो और फिर इसे करो, या तो इसी को कम कर लो। इन्होंने आसान रास्ता क्या चुना, इसको कम कर लो ना। इसका थाउजेंड हटा दिया, इसका थाउजेंड हटा दिया, क्योंकि सब में थाउजेंड मिसिंग है ना, 3 जीरो सबके मिसिंग, तो इसके भी 3 जीरो मिसिंग कर दिया, इसलिए 500 से बस इन्होंने से डिवाइड किया। लॉजिक समझ में आया? ठीक है, चलो। कितना आया, पहला 39 आया। वापस इसके 3 जीरो इसलिए हटाए क्योंकि इनसे भी तो हटाए हैं। चलो इसका 39 आया। नेक्स्ट का कितना आया, 40 आ गया। पक्का? चलो कोई दिक्कत तो नहीं। एने भी तुम लोग कैलकुलेट कर ले रहे हो, अनटिल अनलेस वो सिली मिस्टेक मैथ्स वाली ना करो तो बात अलग है ना, कैलकुलेट चलाने में या लिखने में। ठीक, चलो। फिर उसने कहा रमेश ने इन्वेस्ट किया, कितना इन्वेस्ट किया, 1,95,000। ठीक, इन दिस फंड कब किया, 2 जनवरी को, और कितने बजे किया, टाइम 2 बजे किया। इसने 2 तारीख को 2 बजे इन्वेस्ट किया थ्रू द इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम। कैलकुलेट, क्वेश्चन पूरा रीड करा रही हूँ। कैलकुलेट, हाँ बड़ा कर दिया। कैलकुलेट द नंबर ऑफ द म्यूचुअल फंड यूनिट्स अलॉटेड। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स जो आपने अलॉट किया टू हिम, और अज्यूम दैट देर इज अ नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं लगा है, बस आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स जो उसको अलॉट हुए। रीड करो, वो आपको टाइम के थ्रू बस आपको हिंट करे कि आपको प्राइसिंग कौन सी लेनी है। जो लेनी ले लो, कैलकुलेट करके बताओ मुझे। चलिए, एनएवी हमने 2 तारीख की और 3 तारीख की कैलकुलेट करी, कुछ नहीं, एसेट में से लाइबिलिटी लेस किया और डिवाइड कर दिया। इसमें से 500 से किया, इसमें से 500 से किया, कर दिया है ना। हाँ, तो क्या किया हमने, वैल्यू निकाली, कितना निकाला, 39, और इसकी कितनी आई थी, 40। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अब हमने इन्वेस्ट किया कितना, 195, इतना इन्वेस्ट किया। ठीक है, कब एप्लीकेशन दी थी, 2 बजे से पहले। 2 बजे से पहले जब हम एप्लीकेशन देते हो तो कब की लगती है ये बताओ। ये 2 तारीख सेम डे बोला, तो सेम डे की मुझे बताओ क्या थी एनएवी, 39। बस क्या करेंगे, 39 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया, लेकिन सही है, 5,000 सही है। हाँ, हाँ, वो भी पॉइंट का फिगर है, आंसर सही है, मत लोड लो। देखो इनकी डेडलाइन के हिसाब से वो कोइंसिडेंस होगा कि टाइम वही लगता होगा। ठीक है,
दिक्कत क्या है, मुझे तो नहीं समझ में आई तुम लोगों ने क्या गलतियां करी। देख लो चलो। ठीक है, दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है और ओल्ड का है। अब जरा क्वेश्चन अच्छे से रीड करो और मुझे बताओ क्या करना है। क्या तुम्हें मॉड्यूल में एक रिपीटेटिव क्वेश्चन याद आ रहा है? इन्होंने बोला, अरे रे, इन्होंने बोला कि म्यूचुअल फंड ये नंबर ऑफ शेयर्स है और ये क्या है, प्राइस। तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। ये आपका पूरा इन्वेस्टमेंट का टोटल निकल जाएगा। फंड डज नॉट इन्वॉल्व, कोई भी बोरोड मनी नहीं है। अक्रूड मैनेजमेंट फीस है, फीस है मतलब ये लाइबिलिटी मिल गया। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, एसेट। आपने ये नंबर ऑफ शेयर्स को प्राइस से मल्टीप्लाई किया, ये पूरा एसेट मिल गया आपको। ये आपकी लाइबिलिटी मिल गई, एसेट में से लाइबिलिटी लेस कर दिया, द नंबर ऑफ द यूनिट आउटस्टैंडिंग बता दिया, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। याद आया मॉड्यूल में हमने एक जो सेकंड क्वेश्चन किया था, बस चिल्लर था। कितने लोग क्लिक कर पा रहे थे, ये हो रहा था, वेरी गुड। अब मैं कह रही हूँ घिसे पीटे क्वेश्चन, उनके क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, घिसे पीटे क्वेश्चन ये आगे ना रिपीट में। ये अभी दिसंबर 2023 का है। अब पता नहीं बच्चों ने अगर सोचा होगा नहीं इतना इजी क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता, और ज्यादा दिमाग लगाया होगा तो बिलोर दिया होगा, है ना। इजी पूछे जाते हैं, ठीक है। कैलकुलेट करो बताओ। अब देखो प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि प्रेजेंटेशन नहीं करोगे बच जाओगे, इसी के नंबर मिलने वाले हैं। बस करना है। ये लिखा टोटल, देखो इनका प्रेजेंटेशन देख रहे हो। वो ये ऐसे देखेंगे और तुम्हारी कॉपी देखेंगे और उसके बाद क्या कहेंगे, कितना घटिया प्रेजेंटेशन तुम लोग का है ना। अच्छा करना, ठीक है। चलो समझ में आ गया। अब तुम्हारे सिलेबस का ये न्यू सिलेबस दिसंबर 2023 फर्स्ट टाइम जो तुम्हारा हुआ था पेपर न्यू सिलेबस का, ठीक है। पढ़ो। नया कैलकुलेटर, नया कैलकुलेटर। कोई नहीं, खराब हो गया दिन उसके, खत्म हो गए। चलो 2+2+1 थ्योरी भी पूछी है। पहला तो थ्योरी है, तो अपन को नहीं कंसिडर, मिलियन हटा दो। तुम्हारे लिए बस ये दो ही है, 242 है और 8 है ना। व्हाट डू यू मीन बाय एनएवी, थ्योरी लिख दोगे। नेक्स्ट, हाउ एनएवी इज कैलकुलेट और व्हाट वाज द नेट एसेट वैल्यू ऑफ द फंड। 49, अंशिका, आयुष 30, 46, पलक 49। इतनी वैरायटी तुम लोग के, ये तुम्हारे न्यू सिलेबस। कितने बच्चे 46 वाले, कौन है वो 49 और बच्चों। पहला क्वेश्चन ध्यान दो, पहला क्वेश्चन थ्योरी। दूसरा क्वेश्चन भी पूछा है, क्या पूछा है, स्टेप भी पूछा है, हाउ एनएवी इज कैलकुलेटेड। फॉर्मूला फिट किया है उन्होंने, बस फॉर्मूला बताया है। तीसरी चीज क्या गलती करी तुम लोगों ने, जरा बताओ। 240 में से 8 फिर 2 और डिवाइडेड बाय 5 नहीं कर पा रहे थे तुम लोग, कहाँ फंसी, माइनस नहीं की, कहाँ गए बताओ। इतना चिल्ला, इतना बकवास सा क्वेश्चन आया था, नहीं बनेगा। तुम लोग के वाले न्यू सिलेबस का ये, ठीक है। एक, लेकिन थ्योरी पूछी है, ठीक है। अब बच्चों मैंने एकदम पुराने पुराने करा दिए, एकदम लेटेस्ट वाले करा दिए। बीच का तो पैच बचा है ना, बचा है। बीच का पैच क्या होगा बताओ जरा। कुल मिला के इस पूरे चैप्टर में पहला एनएवी समझ में आ गया, दूसरा होल्डिंग पीरियड समझ में आ गया, तीसरा परचेस प्राइस बोलो, रिडम्पशन प्राइस बोलो, या फिर फ्रंट एंड बोलो, बैक एंड बोलना, जो टर्म यूज करना है करते चलो। अब आपके अरे होल्डिंग पीरियड के क्वेश्चंस कल एक आध किया था। अच्छा एक आध ही किया था, लेकिन होल्डिंग पीरियड में होता क्या ये समझ में आ गया। इनकम, चाहे वो डिविडेंड हो चाहे वो आपकी कैपिटल गेन हो, फिर वो आपकी एनएवी। अच्छा आज जितने भी क्वेश्चन के वो हमने एंट्री लोड और एग्जिट लोड और एनएवी किया है, उसका ज्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बस रीड करो, अभी सॉल्व नहीं करो। म्यूचुअल फंड के पास क्या है, हैविंग 3000 यूनिट्स, नेट एसेट वैल्यू बता दी उन्होंने, ठीक है। उसकी कितनी है,
8.75, फिर क्या बोल रखा है 9.45, बिगनिंग और द एंड, मतलब NAV 1 और NAV 0 बता दोगे. द म्यूचुअल फंड हैज गिवन 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन दे रखे. ये कब का है? 2019 का है. आपने 20, 21, 22, 23 तक के क्वेश्चन करा दिए मैंने आपके साथ, बहुत पुराने करा दिए. अब ये मिड पीरियड के. पैटर्न थोड़ा सा इसका समझो. इन्होंने कहा कि भैया 2 ऑप्शन है. पहले ऑप्शन के हिसाब से आपको कितने का मिल रहा है? 0.75 पर यूनिट और डिविडेंड मिल रहा है. ठीक है. फिर उन्होंने बोला कैपिटल एप्रिसिएशन, क्या क्लिक हो रहा है? कैपिटल गेन वाला है. ठीक है. इन्होंने कहा कि भाई आपको ये डिविडेंड मिल रहा है या आपको कैपिटल का एप्रिसिएशन मिल रहा है. और 2 ऑप्शन है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्या करना है, वापस से री इन्वेस्ट करो, और री इन्वेस्ट करने के बाद आपको लगेगा 8.65 पर यूनिट. क्वेश्चन ये 2 ऑप्शन है. व्हाट डिफरेंस इट वुड बी मेक इन द टर्म ऑफ द रिटर्न अवेलेबल. दोनों का आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना है कि अगर आप ए ऑप्शन से जाते हो तो कितना फायदा, अगर आप बी ऑप्शन से जाते हो तो क्या फायदा, और विच ऑप्शन इज प्रेफरेबल. तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है. बीइंग अ सीएस, बीइंग अ कंसल्टेंसी, जब आप किसी को प्रोवाइड करोगे तो उस टाइम पर आप यही देखोगे ना, री इन्वेस्ट करना चाहिए, री इन्वेस्ट करने के बाद नई एनएवी जो आपको मिलेगी ये मिलेगी. ठीक है. या फिर आप क्या करोगे, उसका रिटर्न बेचकर निकलने का पसंद करोगे, जिसमें आपको डिविडेंड ये मिल रहा है और ये मिल रहा है. तो दोनों को एक बार अच्छे से कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या देना है, क्या देना है आपको, अपना सजेशन देना है. तो एक क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, फिर आपको मैं होमवर्क दूंगी. फॉर एग्जाम्पल आ जाओ. सबसे पहले बच्चों प्रेजेंटेशन का खास ख्याल आपको रखना पड़ेगा. प्रेजेंटेशन में ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, डिविडेंड लिखना पड़ेगा, कैपिटल गेन लिखना पड़ेगा, और ये प्रॉपर फॉर्मूला मुझे चाहिए. एनएवी माइनस एनएवी 0. प्रेजेंटेशन की बात करूं क्योंकि अब जितने भी मैं होमवर्क देने वाली वो विद प्रेजेंटेशन होना चाहिए. चलिए. अब डिविडेंड कितना था? 0.75 था. कैपिटल एप्रिसिएशन कितना था? 0.60. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं. एनएवी 1 और एनएवी 0 मालूम है, डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा, ये क्या दे रखा था? 8.75 परचेज प्राइस दे रखा था. ठीक है. चलो ये आ गया इधर. आपको रिटर्न कितना मिल रहा है? आपको रिटर्न कितना मिल रहा है? रिटर्न आपको मिल गया 23.43. इसमें कोई दिक्कत तो नहीं. ठीक है. चलिए. अब इन्होंने ये बोला है कि जो डिविडेंड और जो कैपिटल गेन हो रहा है सेकंड के हिसाब से, अगर मैं री इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं तो 0.75 ये आपकी क्या थी? डिविडेंड थी. 0.75 डिविडेंड था, और ये आपकी क्या थी? कैपिटल एप्रिसिएशन, कैपिटल गेन था. ठीक है. इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं, ऐड करके ये 300 से मल्टीप्लाई कर दो. ये 300 की गुत्ती कहां से आ गई, जरा बताओ मुझे. इन्होंने कहा आपके पास कितने थे? 300 के यूनिट्स थे. मुझे एक यूनिट में 0.75 का डिविडेंड है, पर यूनिट लिखा है ना. 0.75 पर यूनिट के हिसाब से आपको डिविडेंड मिल रहा है, और कैपिटल एप्रिसिएशन 0.60 पर यूनिट के हिसाब से. तो भैया 300 यूनिट का निकाल नहीं सकते क्या? कोई दिक्कत तो नहीं. 0.75 0.60 पर यूनिट, तो आपको टोटल गेन कितने का हो रहा है? मतलब 300 की यूनिट अगर ये सारी चीजें ऐड ऑन करोगे तो आपको कितने में मिल जाएगी? उसकी यूनिट कितनी हो जाएगी? 405 यूनिट हो जाएगी. वापस वापस. अभी तक आपके पास कितनी यूनिट थी? 300 यूनिट थी. अगर आपको डिविडेंड मिलता है, अगर आपको क्या मिलता है, कैपिटल गेन मिलता है, इसको ऐड करके इस पैसे से आप यूनिट खरीदने जाओगे, है ना. तो इससे अगर आप ये करोगे तो इन्होंने कहा कि आपको अभी कितनी टोटल यूनिट्स बन जाएंगी, इस सारी यूनिट को एक साथ इकट्ठा करूंगी तो 405 की यूनिट हो जाएगी. अब इन्होंने कहा जब आपकी 405 की यूनिट है, और क्वेश्चन में पहला ऑप्शन तो समझ में आ गया, पहला ऑप्शन समझ में आ गया. पहले ऑप्शन का आपने रिटर्न काउंट कर लिया है. ये रिटर्न क्या है? पहले वाले में तो कोई दिक्कत नहीं ना. मैं अब दूसरे की बात कर रही हूँ. ये पूरी कैलकुलेशन मेरी दूसरे की हो रही है. वापस कहीं फंस गए क्या? तब से ऐसे 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 हो रही है. चलो दूसरे की बात कर रही हूँ. दूसरा क्वेश्चन फिर से रीड करूँ. जान दो, थोड़ा साइड हो जाओ यार. हाँ हो जा, थोड़ा इधर हो जा. जी थोड़ा इधर हो जा. वापस डिस्ट्रीब्यूशन री इन्वेस्ट कर रहे हो अगर आप, अगर आप री इन्वेस्ट कर रहे हो तो एनएवी आपको नई क्या मिलेगी? 8.65 मिलेगी. ठीक है. इन्होंने कहा अगर आप क्या करते हो, डिविडेंड और ये सब वापस से री इन्वेस्ट करने का सोचते हो, तो आपकी टोटल कितनी यूनिट है? आपको टोटल डिविडेंड और कैपिटल गेन का अमाउंट री इन्वेस्ट करने का कितना होता है? 405 होता है. 405 कैसा है ये समझ में आया? क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन था कि आपको जो नई एनएवी मिलेगी खरीदने की, री इन्वेस्ट करने जा रहे हो ना इस पैसे को, तो जो नई एनएवी होगी वो किस हिसाब से मिलेगी? 8.65.
तो इससे डिवाइड करने के बाद आपको फ्रेश कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स मिल जाएंगी? 46। आपके पास 405 का बंच पड़ा है, इसको आपने डिवाइड किया एक पर यूनिट से, इससे आपको क्या पता चला कि फ्रेश आपको और कितना एक्स्ट्रा यूनिट मिलेगा? तो आपको 46 यूनिट मिल जाएगी। 300 तो आपके पास रखा हुआ था, 300 तो आपके पास रखा हुआ था, प्लस जो आपने डिविडेंड विविडेंड इकट्ठा कर कर आपको उस पैसे से कितना मिलने वाला है वापस? इन्होंने कहा आपको पर यूनिट के हिसाब से 0.75 का डिविडेंड मिलेगा, कैपिटल गेन मिलेगा। तो हर यूनिट का 300 का निकालोगे तो टोटल पैसे कितने मिल रहे हैं? 405। 405 पैसा है। और उन्होंने कहा अगर आप खरीदने जाओगे एक एनएवी, जो हमने कहा नई एनएवी जो मिलेगी वो 8.65, तो टोटल आपको इससे कितनी न्यू एनएवी मिल जाएगी? 46 मिल जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर टोटल 46 मिल जाएगी और 300 तो रखा हुआ था आपके पास, ठीक है। आप इसी 300 में मिलने वाले कैपिटल गेन को, इससे मिलने वाले डिविडेंड को आप और क्या कर रहे हो? री इन्वेस्ट करके आप इसको बढ़ा रहे हो। तो आपने जब बढ़ा दिया तो टोटल आपके पास कितनी यूनिट्स हो जाएंगे? 346। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। टोटल वैल्यू एट द ईयर ऑफ द एंड, इन्होंने कहा कि हम पूरा कैलकुलेट करेंगे ना, आगे तक की कैलकुलेशन करेंगे कि आपके पास अब टोटल यूनिट आती है 346 पॉइंट समथिंग, ठीक है। और ये क्या लिखा है? ईयर एंड में। यहाँ पे अब इन्होंने क्या लिखा है ये देखो, ये बिगनिंग है और ये एंडिंग है। आखिर में हम मान के चल रहे कि म्यूचुअल फंड की स्कीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, इसलिए हम दोबारा से री इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। हम ये मान के चले कि ईयर एंड में मुझे कितना मिल जाएगा? 9.45 मिल जाएगा। तो आपको टोटल कितना मुनाफा होने वाला है? 346 यूनिट थी, आखिरी में एंड में मुझे एनएवी बढ़ जाएगी मेरे हिसाब से, और बढ़ जाएगी तो कितना मुझे मिल जाएगा? 3278 मिल जाएगा। परचेज कॉस्ट, मैंने खरीदते वक्त कुछ खर्चा किया था, खरीदते वक्त मैंने क्या खर्चा किया था? खरीदा था। तो वो खरीदते वक्त कितने की पड़ी थी मुझे? 8.75। ये तो समझ में आ रहा है ना? 8.75 खरीदते टाइम की है, और ये क्या है? बेचते टाइम। तो उन्होंने कहा बेचते टाइम के मुझे इतना फायदा होगा। तो उन्होंने कहा खरीदते वक्त मेरा कितना खर्चा हुआ था? खरीदते वक्त मेरा आया था कि 300 यूनिट मैंने उस टाइम पे खरीदी थी, कितनी थी? 8.75 की। तो कितनी कॉस्ट कितनी लगी थी? 2625। बच्चों क्या मैं याद आ रहा है कितने में खरीदा, कितने का फायदा हुआ? डिवाइडेड बाय क्या था? ओल्ड प्राइस करनी पड़ी थी, कितने में खरीदा, और मल्टीप्लाई बाय 100। इन्होंने कहा इसका रिटर्न कितना है? 24। ऊपर का रिटर्न कितना था? क्या रिकमेंड करोगे? री इन्वेस्ट करना? कुछ नहीं, इन्होंने क्या किया है, क्या किया है? दो ऑप्शन के हिसाब से सिंपल रिटर्न वापस। इन्होंने कहा दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है भाई ये डिविडेंड ये सब मिल रहा है, इसका कितना रिटर्न है? इसका 23 है। फिर उन्होंने कहा कि हम दोबारा से री इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन जब हम री इन्वेस्ट करेंगे तो एवरेजिंग आपकी इतनी आएगी, इस हिसाब से हम आपको एक्स्ट्रा यूनिट खरीदेंगे। पूरी कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन करने के बाद आप दूसरा परसेंटेज, दूसरा रिटर्न निकालोगे। दो रिटर्न को कंपैरिजन करना है, जिसका ज्यादा है उसे आपको सजेस्ट करना है, ठीक है। तो ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन वाइज ये क्वेश्चन दे रही हूँ, ये क्वेश्चन दे रही हूँ, इसका सॉल्यूशन भी दे रही हूँ, क्योंकि मैं प्रेजेंटेशन वाइज चाहती हूँ। इसको अच्छे से एक बार गो थ्रू करेंगे, और इसी का जैसा क्वेश्चन भी मैं दूंगी, ताकि मुझे समझ में आ जाए समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में भी फिर से हम प्रैक्टिकल ही करेंगे, और ये प्रैक्टिकल ये वाले क्वेश्चन की ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, इस पैटर्न की। तो बस एक लौता और पैटर्न तुम्हारे बच्चे वो ये वाले जो मिड पीरियड में आपके इंस्टीट्यूट ने दिए। बहुत ओल्ड वाले देख लिए, बहुत लेटेस्ट देख लिए, मिड पीरियड के बस बचे हैं, ये करेंगे। आपको स्कैनर मैंने प्रोवाइड कर रखी है, उस स्कैनर में सारे क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी जो अभी तक मैंने आपको करवाए, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन एज इट इज मिल जाएंगे, क्वेश्चन के साथ विद सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो अब आपका होमवर्क ये है, स्कैनर के जितने क्वेश्चंस है सब लगाकर आना, जिसमें से सबसे पहली प्रेफरेंस क्या है? इस टाइप का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं ग्रुप में शेयर करूंगी, वो प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ लेकर आओगे, ठीक है। क्योंकि अब संडे है ना कल, तो ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन तो कर सकते हैं। तो मैं एक बार स्कैनर देखूंगी, क्वेश्चन नंबर बता दूंगी कहां से लेकर कहां तक का मुझे तुम्हारा होमवर्क चाहिए, लेकिन विद प्रेजेंटेशन, कैलकुलेटर वाला नहीं। तो आज की सभा यहाँ पे होती है समाप्त।